Hello students, welcome to my channel Advanced Learning Center. My name is मीनाक्षी. आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 1. मॉनेटरी पॉलिसी. सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग. मॉनेटरी पॉलिसी एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, ये दो पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडर द बैंकिंग अवेयरनेस. जो है मॉनेटरी पॉलिसी, ये प्रिपेयर कौन करता है? दैट वाज फ्रेम्ड बाय द आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. इसको फ्रेम कौन करता है? आरबीआई. ठीक है, एक है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट. एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी. जो फिस्कल पॉलिसी है वो प्रिपेयर करती है गवर्नमेंट, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन प्रिपेयर करता है? आरबीआई. अब आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, फिर फिस्कल पॉलिसी भी डिस्कस करेंगे. अब देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, पहले आएगा उसका मीनिंग. जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी इट इज अ पॉलिसी, it is policy framed by RBI to control the flow and supply of money in the market. जो मनी का सर्कुलेशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है वो कौन करती है? मॉनेटरी पॉलिसी. फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेरियस टूल्स आर देयर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी. अब देखो, ज्यादा मार्केट में पैसा होना भी नहीं चाहिए, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. ये दोनों ही सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं होती. ठीक है, जो आपकी मनी सप्लाई है वो बैलेंस्ड रहनी चाहिए, ना ही इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन. तो हम अब डिस्कस करेंगे कि पॉलिसी जो है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. सबसे पहले इनको बनाता कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अंडर द आरबीआई. तो इसके बाद ये था मीनिंग, इट इज द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द फ्लो एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट. तो ये था मीनिंग. उसके बाद डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स. तो इसमें कितने मेंबर्स आते हैं? 6 मेंबर्स आते हैं. ठीक है, सबसे पहले मेंबर जो है वो है एक्स जो गवर्नर थे, शक्तिकांत दास. उसके बाद सेकंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, माइकल पत्रा. उसके बाद थर्ड है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, जिनका नाम है जनक राज. ये जो है ये तीनों के तीनों आरबीआई, यानी कि इसमें 3 बंदे जो है वो आरबीआई के होते हैं, और जो 3 बंदे हैं वो ऑफिशियल्स होते हैं जो नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट. ठीक है, पर्सन 3 पर्सन होते हैं, 2 पर्सन हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. उसके बाद जैसे पम्मी दुआ. ठीक है, पम्मी दुआ डायरेक्टर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली.
पम्मी दुआ, उसके बाद है रविंद्र ढोलकिया जो प्रोफेसर है IIM अहमदाबाद के, प्रोफेसर IIM इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इनका नाम है रविंद्र ढोलकिया, ये है IIM के प्रोफेसर। उसके बाद लास्ट जो है वो है चेतन गटे, प्रोफेसर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उनका नाम है चेतन गटे। तो ये है वो 6 पर्सन्स, जो पहले 3 है ये RBI के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, और ये जो 3 लास्ट है ये एक्सटर्नल मेंबर्स है ऑफ दी दोज पर्सन्स व्हिच आर नॉमिनेटेड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो तीनों पर्सन्स है, ये जो लास्ट है ये कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। और ये जो पहले 3 बंदे हैं किसने अपॉइंट किए हैं? RBI ने। तो यानी कि 6 मेंबर्स की ये कमेटी है जिसमें 3 बंदे जो है वो RBI के और 3 बंदे जो है वो एक्सटर्नल मेंबर्स है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी जो प्रिपेयर करते हैं मेंबर्स। उसके बाद वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट जो है वो कराने लगी हूँ पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीकॉम पीपल और दोज पर्सन्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जाम्स। अब जो टूल्स है उसमें 2 तरह के टूल्स है, एक है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे हैं क्वालिटेटिव टूल्स। अब जो क्वांटिटेटिव है इसमें 2 तरह के आगे है, डायरेक्ट टूल्स और जो दूसरे है वो है इनडायरेक्ट टूल्स। अब जो डायरेक्ट टूल्स है जो डायरेक्ट टूल्स है उसमें अलग से कवर करेंगे, और जो इनडायरेक्ट टूल्स है, डायरेक्ट मींस कि जो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट अप्लाई करती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, और यहाँ पे है इनडायरेक्ट टूल्स। ठीक है, उसके क्वांटिटेटिव मींस जो नंबर्स के साथ लिंक्ड है, क्वालिटेटिव जो नंबर्स के साथ लिंक्ड नहीं है। अब देखो आगे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट टूल्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टूल्स और क्वालिटेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टूल्स। जो डायरेक्ट टूल्स है उसमें 3 तरह के टूल्स है। डायरेक्ट टूल्स में 3 आते हैं डायरेक्ट टूल्स। फर्स्ट है CRR, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद सेकंड टूल आता है SLR, जिसका मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद आता है रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये तीनों के तीनों डायरेक्ट टूल्स में कवर होंगे ये तीनों पॉइंट्स। पहला क्या है? CRR कैश रिजर्व रेशियो। सेकंड है SLR जिसका मीनिंग है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। थर्ड इज रीफाइनेंस फैसिलिटी। अब देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे CRR। जो CRR है उसका मीनिंग है कैश रिजर्व रेशियो। ये जो CRR है इसमें क्या है? जो CRR है इसमें क्या करते हैं कि जो बैंक्स हैं, जो भी बैंक्स RBI के अंडर आते हैं उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी जाती है, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपने ये चीजें मेंटेन करनी है। ठीक है,
तो सीआरआर जो है जितने भी बैंक्स है उनको, जो अंडर आरबीआई है, उनको कुछ सम पोर्शन या सम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड टर्म लायबिलिटीज का सम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल किसके पास रखना पड़ता है, उनको रखना पड़ता है, दे हैव टू केप्ट विद द आरबीआई। और ये जो अमाउंट है, जो सम परसेंटेज जो है वो आरबीआई के साथ जो रखना है वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा कैश की फॉर्म में ही। जो कैश रिजर्व है वो कहता है कि आपको कुछ परसेंटेज जो है आपके डिपॉजिट्स का वो आपने किसके पास रखना है, आरबीआई के पास, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये है मीनिंग ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो। अब हम एनडीटीएल को डिस्कस करते हैं कि एनडीटीएल है क्या। इसको लिखते रहना साथ साथ वीडियो पॉज करके, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करती जाऊंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है एनडीटीएल। व्हाट इज एनडीटीएल? एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड टर्म लायबिलिटीज। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटी मीन जो कर्जा। अब जो बैंक है वो डिपॉजिट्स तो रिसीव कर लेता है, लेकिन है क्या बैंक के लिए, लायबिलिटी, जो उसको वापस करनी है, रिटर्न करने हैं अपने कस्टमर्स को। तो वो क्या होती है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो है वो क्या है, बैंक्स के लिए कर्जा, उनको वापस करना है उन्होंने, वो एक लायबिलिटी है, लायबल है वो वापस करने के लिए पैसा, ठीक है। अब देखो डिमांड, नेट टर्म डिमांड जो है वो है, नेट डिमांड मीन्स वो डिपॉजिट जो जब भी पैसा उनको जरूरत पड़े तभी वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कभी पे पैसा वो जमा करवा सकते हैं। इसमें क्या आएंगे, और कुछ होती है टर्म लायबिलिटीज होती है बैंक के ऊपर, ठीक है। अब देखो जो नेट डिमांड है, डिमांड में कौन कौन सी आ जाती है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स आ जाते हैं, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, और नेक्स्ट इज करंट। इन दोनों अकाउंट में जब मर्जी पैसा जमा करवा सकते हैं, जब मर्जी पैसा निकलवा सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटीज ऑन दी बैंक। उसके बाद टर्म में आ जाएगा रेकरिंग और फिक्स्ड। ये दोनों जो है ये टर्म है, इनमें कुछ पैसा जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है, उससे पहले वो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो ये दोनों चीजें हैं। अब देखो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ये डिमांड में, और जो रेकरिंग और फिक्स्ड है किसमें जाएंगे, टर्म में। अब देखो बैंक में जितने भी बैंक्स है उन्होंने कितना पैसा जमा, मतलब कि उनमें कितना पैसा, कोई भी बैंक ले लो, जैसे आरबीआई ही ले लो, आरबीआई में अगर मैं बात करूं एसबीआई की, एक पर्टिकुलर बैंक की बात कर लेते कि अगर हम बैंक की बात करें, एसबीआई में कितना पैसा लोगों ने, जितने भी बैंक्स है एसबीआई के, उनमें टोटल जितना भी पैसा जमा है वो है 100 करोड़, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनकी कि कितना पैसा निकाला, ठीक है, तो वो सपोज करो 30 करोड़ निकाला, तो कितना बच गया, 70 करोड़। अभी मैं बात कर रही हूँ सेविंग और करंट की। उसके बाद फिक्स्ड और रेकरिंग में भी सेम, अगर मैं बात करूं इनमें 100 करोड़ पैसा जमा किया और 50 निकलवा लिया, तो कितना रह गया, 50 करोड़। तो ये अगर इन दोनों को प्लस करूं, इनमें कितना रहा और इसमें कितना रहा, टोटल बन गया 120 करोड़। तो ये क्या है, एनडीटीएल ऑफ एसबीआई। अब 120 का उन्होंने जितना भी परसेंटेज चलता होगा वो किसमें जमा कराना है, आरबीआई के पास। अगर 10% है तो इसका 10% जमा कराएंगे, तो इसको बोलते हैं एनडीटीएल। उसके बाद अब जो करंट सीआरआर है, करंट सीआरआर कितना है, करंट सीआरआर है 3%। अभी जो चल रहा है वो कितना है, 3%। अब देखो आगे बात करेंगे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो है तो वो सीआरआर की तरह ही, कुछ परसेंटेज जो है वो निकालना पड़ेगा, लेकिन जो सीआरआर है उसमें किसके पास रखना पड़ता है पैसा, आरबीआई के पास। लेकिन एसएलआर के केस में जो भी परसेंटेज वो निकालते हैं,
they have to kept it with itself, kept it with itself, अपने पास ही पैसा रखना पड़ता है, अपने पास ही एसएलआर का अमाउंट जो है वो रखना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। वो किस फॉर्म में होगा, वो कैश में भी हो सकता है, वो गोल्ड में भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हो सकता है, ठीक है। तो एनडीटीएल जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि वही है एनडीटीएल, इस केस में भी वैसे ही सेम एग्जांपल आएगी, ठीक है। तो एनडीटीएल का अभी जो करंट है वो कितना चल रहा है, एसएलआर वो चल रहा है 18.5%। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर कि कैसे वर्क करता है। वर्किंग ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। अब देखो ये क्यों किए जाते हैं, ये दोनों रेट्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सप्लाई एंड फ्लो ऑफ मनी। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे कि एक बैंक है, ठीक है, व्हेन पहला केस लेंगे, व्हेन सीआरआर एंड एसएलआर बोथ आर 0 इज 0%। जब कोई एसएलआर, जब कोई सीआरआर नहीं है उस केस में क्या है, ये है फर्स्ट केस, ठीक है। एसएलआर और जब सीआरआर जो है वो 0% है, बैंक को कोई पैसा जो है वो अलग से नहीं निकालना पड़ता, तो उस केस में क्या करेंगे। अब देखो एग्जांपल ली एसबीआई की, ठीक है, यही बिगेस्ट कह लो कि कमर्शियल बैंक है, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो एसबीआई जो है, सपोज उसके पास टोटल एनडीटीएल जो है वो है 100 करोड़, ठीक है। अब देखो उसके पास कोई पैसा अलग से नहीं निकालना, तो वो क्या करेंगे, वो सारा का सारा पैसा किस में दे देगा, लोन पे। वो सारा का सारा पैसा क्या करेगा, लोन पे दे सकता है। उससे क्या होगा, उसको क्या रिसीव होगा, इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा। जब वो सारा का सारा पैसा लोन में लगा देगा तो लोगों के पास क्या आ जाएगा, पैसा। अब देखो पैसा डिमांड कैसे बढ़ेगी, अब देखो पैसा उसने लोन पे देना है तो उसको इंटरेस्ट जो है, अगर तो ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को पे करना पड़ेगा तो कभी भी लोन की डिमांड नहीं करेंगे, तो बैंक्स क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है उसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। जब इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, जब इंटरेस्ट जो है वो लेस होगा, डिक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो डिमांड है, जो डिमांड है लोन की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब डिमांड इंक्रीज हो गई तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन लेके खर्चा करेंगे, तो मार्केट में क्या आ जाएगा, पैसा। पैसा आने से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये क्या करेगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा मार्केट में, तो इससे जो है सिचुएशन जो है वो इन्फ्लेशन में चली जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर को इंट्रोड्यूस किया है। उसने बोला कि अच्छा भाई सारा का सारा पैसा जो है बैंक्स वो मार्केट में जा रहा है, तो उससे क्या होगा, लोग जो है वो ज्यादा खर्चा करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, तो ऐसे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जिससे क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। इसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा, इसको पोस्ट करके नोट करते रहना। एसबीआई था, उसके पास एनडीटीएल थी 100 करोड़ जो उसने लोन पे दे दिया। अब देखो लोन की डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब वो इंटरेस्ट को क्या कर देगा, कम, जिससे कि क्या हुई, डिमांड इंक्रीज हो गई। डिमांड इंक्रीज होने से मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, जिससे क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया और क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस, when SLR और CRR, सपोज करो SLR और CRR ले लो 10% और ये ले लो 20%, ठीक है। सपोज कर रही हूँ कि अगर CRR देखो 10%, SLR है 20%। अब देखो मैंने क्या बात की कि कोई एसबीआई बैंक है, उसको 100 करोड़ जो है उसका एनडीटीएल है, उसका एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड टर्म लायबिलिटीज जो है वो कितना है, 100 करोड़, ठीक है। अब उसने 30 करोड़ जो इसमें से 30 करोड़ क्या किए, 30 करोड़ जो है वो इसमें चला गया सीआरआर और एसएलआर में, तो अब वो लोन की अमाउंट जो है वो कितनी रह जाएगी, 70 करोड़।
अब वो लोन जो है वो कितना प्रोवाइड कर सकता है, 70 करोड़ की अमाउंट में से 30 करोड़ को वो हाथ भी नहीं लगा सकता, उसको वो कभी भी लोन देने के पर्पज से कभी यूज नहीं कर सकता। तो यानी कि अब उसके पास कितना पैसा रह गया, 70 करोड़। अब वो प्रॉफिट भी अर्न करना चाहता है बैंक, तो वो क्या करेगा, इसको नोट करते जाना साथ साथ। अब देखो, अब बैंक के पास कितना पैसा रह गया, जो एनडीटीआर यानी कि उसके पास एज अ लोन देने के लिए कितना पैसा रह गया, 70 करोड़। 70 करोड़ रह गया अब उसके पास, उसने लोन पे भी देना है। लोन पे अमाउंट अगर मैं बोलूं प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो वो क्या कर देगा, इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा। जब इंटरेस्ट को वो इंक्रीज कर देगा उससे क्या हो जाएगा, लोन की डिमांड जो है, लोन की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम, डिक्रीज हो जाएगी। जब इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और प्राइस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं इतना, ठीक है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इससे भी क्या कर लेंगे वो, इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन यानी कि थोड़ी सी सिचुएशन को वो बैलेंस कर सकते हैं। तो यानी कि इस केस में प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इट इज द बेस्ट सिचुएशन, तभी वो क्या कर देते हैं, सीआरआर और एसएलआर जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं बैंक्स में, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है डायरेक्ट में वो है रीफाइनेंस फैसिलिटी। जो रीफाइनेंस फैसिलिटी है उसमें क्या है, अगर कोई कंपनी है वो काम नहीं कर रही अच्छे से, वो लॉसेस में जा रही, तो उसको इनकरेज करने के लिए क्या किया जाता है, रीफाइनेंस किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है कि वो अपनी बैड कंडीशन को किसमें कन्वर्ट कर सके, इन अ गुड कंडीशन। और अगर जो कंपनीज बेस्ट है, जो कंपनीज में बहुत अच्छा कर रही है जो कंपनीज, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको और इंकरेज करने के लिए कि वो और अच्छा काम करे, उसको भी रीफाइनेंस करना, वो क्या है, रीफाइनेंस फैसिलिटी। तो ये किसके लिए किया जाता है कि जो बैंक्स है, जो कंपनीज है वो और अच्छा काम करे, और जो काम अच्छा नहीं कर रही वो भी उनको इनकरेज करने के लिए उनको रीफाइनेंस किया जाता है कि आगे वो अपनी सिचुएशन को बेटर कर सके। तो ये आ जाते हैं डायरेक्ट टूल्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टूल्स। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर and press bell icon to get the further notifications about my new videos. Thank you very much.